नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी एक पाती पिता के नाम। क्या करूं मैं, जब से शिशिर का ब्याह किया तब से यह घर अपना ही नहीं लगता, मां भर्राई सी आवाज में कह रही थी। तृष्णा का हृदय द्रवित हो गया। वह फोन का स्पीकर ऑन कर मां की बात सुनते हुए तेजी से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मस्तिष्क में आज होने वाली प्रेजेंटेशन की रूपरेखा चलचित्र की तरह दौड़ रही थी, जिसकी तैयारी में वह पिछले काफी दिनों से लगी थी। मां से शाम को भी बात नहीं हो पाती थी, वरना कुछ बातों पर मां को समझाती, कुछ पर डांटती और कुछ पर दुखी हो जाती। इस समय भी उसका मां की कई बातों से दिल दुखी हो रहा था, पर वह मानती थी कि बुढ़ापे में करने वाले के साथ साथ सुनने वाला भी चाहिए। अच्छा माँ, इस समय जल्दी में हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरी बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है आज, फिर बात करती हूँ, चिंता मत करो। तुम अपना ख्याल रखो, मैं आती हूँ किसी दिन, कहकर उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। कार की चाबी, लैपटॉप बैग उठाया और रामेश्वरी को घर का ध्यान रखने व ठीक से काम करने की हिदायत देती हुई बाहर निकल गई। तृष्णा अपने माता पिता की इकलौती बेटी व 2 भाइयों की छोटी बहन थी। सबसे बड़ा भाई विनय ऑस्ट्रेलिया में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े ओहदे पर था। तृष्णा खुद एक बड़ी कंपनी में ब्रांड मैनेजर थी और छोटा भाई शिशिर बैंक मैनेजर था। उसकी पत्नी भी एक स्थानीय पब्लिक स्कूल की शिक्षिका थी और शिशिर परिवार सहित दिल्ली एनसीआर में माता पिता के साथ रहता था। भाइयों के बड़े होने के बावजूद सबसे पहले तृष्णा का ही विवाह हुआ। समय के साथ पिता भी रिटायर हो गए। पिता तो किसी तरह अपनी आर्थिक पूर्णता, दबंगता व पत्नी की सहभागिता के कारण अपनी जिंदगी ठीक ठाक जी पा रहे थे, पर परेशानी मां को होती थी, जिनके समीकरण अपने बच्चों के साथ जब तब बिगड़ जाते। बातें बहुत ही छोटी छोटी होती। सबसे मुश्किल तब होती जब उसके सास ससुर उसके पास रहने आते। तब वह नौकरी से बचा पूरा समय उनको देना चाहती, पर माता पिता की जरूरतें, परेशानियां, दुख उसे उस समय दुविधा में डाल देते। बड़ा भाई विनय 2-3 साल में एक बार भारत आ पाता था। उस समय माता पिता के लिए कुछ कर पाया तो किया, बाकी फोन पर बात करने के सिवाय उसे कुछ मतलब नहीं रहता था। तृष्णा ऑफिस पहुंची तो वह दिन बहुत व्यस्तता वाला था। पूरा दिन दम मारने की फुर्सत नहीं मिली उसे, लेकिन शाम को लौटते समय वह बहुत खुश व संतुष्ट थी। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई थी। उसके काम, लगन व मेहनत से बॉस बहुत खुश हुए थे। दूसरे दिन शनिवार था और फिर रविवार। उसकी 2 दिन की छुट्टी थी। कल माँ पापा के पास वो आएगी, उसने सोचा। माँ ने उसे बाजार के कई काम करने के लिए कहा था, कल सब कर डालेगी। माता पिता की जिंदगी तक मायके जाते रहना उसकी मजबूरी है, चाहे उसकी खुद की इच्छा हो या ना हो, क्योंकि भाई बहन माता पिता के साथ आ रहे रिश्तों का ठंडापन अक्सर उस पर भी उड़ेल देते हैं, जैसे इस सब के लिए वह जिम्मेदार है। ऐसे ही हजारों वाकये थे रोजमर्रा के, जिनसे 2-4 होते हुए भी वह भाई की तरह ही, बल्कि कई मायनों में उनसे ज्यादा माता पिता के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रही थी। शिशिर भैया बड़ी बड़ी जरूरतें तो देख लेते, पर कितनी ही छोटी छोटी जरूरतें होती हैं उनकी, जो शायद उनकी सोच में भी नहीं आ पाती होगी। अगले दिन वह तैयार होकर पूरा दिन बिताने के लिए मायके चली गई। घर में पिता नहीं थे, माँ अकेली थी। उसे देखकर खुश हो गई। पापा नहीं दिखाई दे रहे, कहीं गए हैं क्या? वह इधर उधर देखते हुए बोली। हाँ, किसी काम से गए हैं, माँ ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। कहाँ? वह पूछने को हुई, फिर रुक गई। किचन में जाकर चाय बनाई। माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगी। माँ उसे कुछ गंभीर सी लगी। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? फिर भाभी के साथ कुछ हो गया क्या? वह हल्का परिहास सा करते हुए बोली। उसके साथ क्या होना, कोई नई बात तो नहीं है। उसके साथ के विवाद तो लगता है अब मौत के साथ ही खत्म होंगे। माँ का स्वर आर्द्र हो गया। ओह माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को दिल से लगाया ना करो। हर दूसरे घर की कहानी है यह। दूसरे घरों में तो कोई बेटे बहू की कमाई खाते होंगे, पर यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी ऐसे रहते हैं,
जैसे यहाँ रहना हमारा अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है माँ, यह सब तो सोच की बातें हैं। असल में आपस में संवादहीनता की स्थिति कई गलतफहमियों को जन्म देती है। पर पापा है ना आपके साथ। और अगर कल न रहें तो उसे एकाएक समझ नहीं आया क्या जवाब दे। सब ठीक हो जाएगा माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? जो बात अभी तक हुई नहीं उसके बारे में क्यों सोचना है? इतने दिनों की नौकरी की जद्दोजहद के बाद उसने अपना दिमाग बहुत मुश्किल से फ्रेश किया था। माँ की बातें फिर उसे उन्हीं उलझनों की तरफ धकेलने लगी थी। बात बदलने के इरादे से बोली, अच्छा बताओ पापा कहाँ गए हैं? माँ थोड़ी देर बाद बोली, तेरे पापा वसीयत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनके बाद दोनों भाई संपत्ति को लेकर आपस में ना झगड़ें। तो अपने हाथ से वसीयत कर दें कि उनके बाद उनकी सारी चल अचल संपत्ति दोनों में बराबर बढ़ जाएगी। इसी सिलसिले में कोर्ट गए हैं। एक बेटी याद नहीं रही पापा को। वह एकाएक बहुत अन्यमनस्क हो उठी। अजीब से ख्यालों से घिरी वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। माँ अपनी आदत के अनुसार उससे ढेरों बातें कर रही थी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जमीन जायदाद रुपए पैसे का लालच नहीं था उसे, पर कुछ तो था जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। पूरा दिन बिताने आई थी माँ पापा के साथ, पर एकाएक उठ खड़ी हुई। चलती हूँ माँ, बच्चों के कुछ काम है मार्केट के, करते हुए घर जाना है, दूसरे दिन आऊंगी, कहकर वह घर आ गई। घर आकर भी 2 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। उस दिन रात भी डिनर निपटाकर वह लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। कैसे पहुंचाए पापा तक अपनी बात, अपने विचार? सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं है, सवाल उसके हक का है। वह अनवरत करवट बदल रही थी। विचारों की उत्तेजना के कारण उससे लेटा भी न जा रहा था। वह उठकर बाहर से आती रोशनी में लॉबी में टहलने लगी। कुछ सोचकर वह समर के स्टडी में गई। लेटर पैड और पेन उठाया। लेटर लिखकर कल कोरियर कर देगी पापा को। अपने पिता को एक पाती वह सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि हर उस बेटी की तरफ से लिखना चाहती है जो माता पिता के हाथों भाई के साथ भेदभाव की शिकार होती हैं। उसने थोड़ी देर अपना दिल दिमाग संयत कर स्थिर किया, फिर उचित शब्दों का चयन कर लिखना शुरू किया। पूजनीय पापा, आपसे रूबरू होकर हर विषय पर बात करना शायद मेरी पीढ़ी की बेटियों के लिए संभव नहीं है, इसलिए पत्र लिख रही हूँ। आज घर आई थी, आप घर पर नहीं थे। माँ ने बताया आप कोर्ट गए हैं अपनी वसीयत के सिलसिले में, ताकि आपके बाद आपके दोनों बेटों के बीच आपकी इतनी मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद या मनमुटाव ना हो। इसलिए अपनी चल अचल संपत्ति आप अपने दोनों बेटों के बीच बराबर बांटकर वसीयत कर देना चाहते हैं। बहुत अच्छा सोचा पापा। बचपन से ही आपने हम तीनों बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा के बराबर अवसर दिए, उच्च संस्कार दिए। मुझे संतुष्टि व खुशी है कि आपने शिक्षा देने में या अपना प्यार लुटाने में कभी भाइयों से मेरा हिस्सा कम नहीं किया। मुझे भी शिक्षा का वही अधिकार दिया। आपकी दी उसी शिक्षा के फलस्वरूप मैं भी आज अपने भाइयों के समकक्ष खड़ी हूँ, अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। तीनों बच्चों के विवाह आपने अपनी योग्यता व अपने स्तर के अनुरूप अच्छे घरों में किए। सब खुश हैं। अपने अपने जीवन में सब कुछ समान ही चलता चला गया। फिर बस एक सवाल जो उस दिन से मेरे मन में कुलबुला रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है कि अपनी संपत्ति का हिस्सा करते समय आप अपने तीसरे बच्चे को कैसे भूल गए, जबकि कानूनन भी मैं पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हूँ। क्या यह बात आप इसलिए भूल गए कि वह संतान बेटी है? अगर बात बेटों द्वारा निभाए गए फर्ज की है, तो विनय भैया कौन सा फर्ज पूरा कर पाते हैं आपके प्रति? शिशिर भैया कुछ भी करते हैं तो आप गदगद हो जाते हैं और मुझे कई कई दिन तक बताते रहते हैं, क्योंकि वे जितना भी करते हैं वह आपकी उम्मीद से बढ़कर होता है। पर कभी मेरे अनगिनत कार्यों का हिसाब दे पाते हैं भैया को? कभी नहीं, क्योंकि आपको भैया की नाराजगी का डर है। भैया कभी हंसकर अच्छे मूड में आपकी व माँ की बातें सुन भी लेते हैं तो आप दोनों की खुशी का और छोड़ नहीं रहता। और मैं पापा, जो फोन पर रोज न जाने कितने दुख सुख सुनती हूँ माँ से, मानसिक रूप से तो आप दोनों को सहारा देती ही हूँ, पर आपने मुझे इस लायक बनाया है पापा कि अगर आज आप आर्थिक रूप से कमजोर होते तो मैं आर्थिक रूप से भी आपका संबल बनती। शारीरिक रूप से तो मेरे अनगिनत कार्यों की
फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं लिखना भी नहीं चाहती। मुझे और अधिक शक्ति मिले व मैं ताउम्र अपने माता पिता का सहारा बन सकूं। भैया से आप और माँ किसी काम के लिए बार बार नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वे दोनों व्यस्त हैं, या फिर कहीं भैया गुस्सा न हो जाए। पर मैंने यदि अपनी असमर्थता जाहिर कर दी तो आप या माँ से बर्दाश्त नहीं हो पाता। भैया की नौकरी नौकरी और मेरी नौकरी पापा। आपकी ही सोच की परिपाटी पर भाइयों की सोच भी चल रही है। यहाँ तक कि आपको या माँ को डॉक्टर के पास ले जाने में भी मुझे डर लगा रहता है कि भैया कहीं नाराज न हो जाए। क्यों पापा? हो सकता है अधिकतर घरों में ऐसा ही होता हो, पर इसमें भाइयों का दोष नहीं होता। दोष तो माता पिता का होता है, जिनके मन में बेटे व बेटी का फर्क बहुत अधिक होता है, या फिर बेटे बहू को खुश करने के लिए या उनसे अपने रिश्ते अच्छे रखने के लिए वे बेटी के बराबर के हक को नज़रअंदाज कर देते हैं, और बेटियां सब कुछ समझकर भी चुप रह जाती हैं। और अगर उन्हें कुछ मिलता भी है तो दान व आशीर्वाद की तरह, हक की तरह नहीं। इस दान आशीर्वाद और हक के बीच का फर्क मिटना चाहिए पापा। आप सोच रहे होंगे कि शायद इतना लंबा खत मैं संपत्ति के लालच में लिख रही हूँ। इस पत्र को पाने के बाद तो आप मुझे संपत्ति पर हक देना भी चाहेंगे, तो मुझे मंजूर नहीं है। मैं बेटी हूँ, लड़की हूँ, तो क्या आत्मसम्मान तो मेरा भी है। अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार तो है ना मुझे, और वह तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पापा, सवाल करने की जागरूकता वह हिम्मत आपने ही तो दी है मुझे। इतना शिक्षित आपने ही तो बनाया है, पर इतनी कुसंस्कारी नहीं हूँ कि आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करूं या कानून का हवाला देकर पिता व भाइयों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दूं। पिता की संपत्ति पर बेटियों को हक भी नहीं मिलता। दहेज भी गलत परिपाटी है। विदाई या बार त्योहार पर खर्च भी माता पिता, भाई व बेटी सबको खलने वाला होता है। तो फिर बेटियां कहाँ जाएं पापा? कहाँ खड़ी हैं बेटियां? क्यों हैं बेटियां? किसकी हैं बेटियां? सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं है। सवाल पिता की संपत्ति पर बेटियों के हक का है, जो प्यार, अधिकार व सहजता से क्यों नहीं मिलता। आजकल के शिक्षित व जागरूक बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस लगती है जब अपने ही माता पिता उनसे भेदभाव करते हैं। भाई यदि आर्थिक रूप से कमजोर है और बहन सक्षम, तो चाहे बहन अपना हक स्वयं भाई को दे दे, पर बहन को पहले उसका हक, उसका अधिकार मिले तो सही। पहले उसके वजूद को इस लायक समझा तो जाए। बहुत कष्ट हो रहा है पापा। बहुत समझाया तब से दिल को, बहुत से तर्क दिए, आपकी तरफ से भी सोचकर देखा, पर अपने तर्कों का कोई जवाब न मिला मुझे। विनय भैया कुछ न करके भी आपके उत्तराधिकारी हैं, और आपकी बेटी पल पल आपके कदमों के साथ चलते हुए भी आपके दिल से इतनी दूर है। शायद बेटियों का हक युगों से माता पिता के दुखों, आंसुओं, आहों व परेशानियों पर ही है। वही मेरे हिस्से भी आया। हक तो मुझे न मिल पाया, पर आप दोनों के अपने बहू बेटे के साथ विगठित रिश्तों ने मुझे भी उनका प्रिय न रहने दिया, जिससे उनके और मेरे रिश्ते भी न पनप पाए, और आपके बाद मायके के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो जाएंगे, शायद हमेशा के लिए। पर अब आने वाला भविष्य इस इतिहास को नहीं दोहराएगा पापा। अब स्त्री पुरुष का फर्क, बेटी बेटे की समानता के रूप में सबसे पहले माता पिता को ही मिटाना पड़ेगा, और अपनी जिंदगी में मैं इसे मिटाऊंगी। कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी भी एक ऐसा ही पत्र अपने पापा को लिखने के लिए मजबूर हो जाए। वह अपने आत्मसम्मान पर पहुंचे ठेस की कैफियत अपने पालकों से मांगे। संपत्ति पर हक अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे इतना लायक बनाया आपने कि मेरे पति की ना भी हो तो मैं स्वयं भी अपनी संपत्ति अर्जित कर सकती हूँ। पर फिर भी अपने सवाल का जवाब जरूर चाहती हूँ, उन लाखों करोड़ों बेटियों की तरफ से, उन लाखों करोड़ों पिताओं के प्रतिनिधि बने आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? आखिर क्यों? आपकी बेटी तृष्णा। आंसुओं की जलधारा अबाध गति से तृष्णा के गालों को भिगो रही थी। उसने पत्र एक बार पढ़ा और मोड़कर लिफाफे में रखकर पता लिखकर बंद कर दिया। कल जाकर इसे कुरियर कर देगी। कोई पछतावा नहीं है उसे इतना सब कुछ लिखकर। गलत को गलत कहकर वह अपना ही नहीं, कई दूसरी लड़कियों के लिए भी सही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। सोचती हुई वह बेडरूम में आई और आंसू पोंछती हुई सोने की कोशिश करने लगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी एक पाती पिता के नाम।